हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैटल आईएएस। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ 23 अगस्त का न्यूज़पेपर एनालिसिस करूंगा। इसमें टोटल मैंने 6 आर्टिकल लिए हैं, जिसमें पहला आर्टिकल बात करता है ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट के ऊपर। फिर उससे कनेक्टेड जो ट्राइबल राइट इश्यूज़ हैं मैं वो डिस्कस करूंगा। फिर इसी के साथ आपको मैं पीवीटीजी समझाऊंगा। फिर मैं आपको कनेक्ट करूंगा, ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट ऑलरेडी मैंने समझा दिया था प्रीवियस आर्टिकल्स में, बट फिर भी आपके साथ मैं पूरा प्रोजेक्ट बताऊंगा, क्या इसका सिग्निफिकेंस है, क्या गवर्नमेंट करना चाह रही है, वहाँ के जो ट्राइबल्स हैं वो क्या कह रहे हैं। जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट कंजर्वेशन, साथ ही साथ जीएस पेपर 1 आपका ट्राइबल में भी बहुत ज़्यादा रेलेवेंस है इसकी। आज जो मैंने आर्टिकल्स लिए हैं इससे टोटल 17 पीवाईक्यूज निकाले हैं मैंने, इन्हीं 6 आर्टिकल से आपको दिखेंगे। और मैंने सीक्वेंस कर रखा है, आप बाय द एंड ऑफ दिस आर्टिकल पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको दिखेगा नंबर 1 नंबर 2 ऐसे करके मैंने हर एक आर्टिकल में डाला हुआ है। तो 17 पीवाईक्यूज हैं इस आर्टिकल से, तो आप समझ सकते हैं कि आर्टिकल की रेलेवेंस कितनी ज़्यादा है। क्योंकि किसी भी आर्टिकल की रेलेवेंस तभी पता चलती है जब आप उससे पीवाईक्यूज कनेक्ट करते हैं। तो मुझे नहीं पता ये वीडियो कितना लंबा जाएगा, बट स्टिल आई वुड मेक श्योर कि चीज़ों को मैं टू द पॉइंट क्रिस्प रखूं पूरा, जिससे आपको एकदम परफेक्ट नॉलेज हो सके बोथ फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस पर्सपेक्टिव। अब यहाँ पे जो डिस्कशन प्रीलिम्स का है, साथ ही साथ मैंने मेंस में भी बेनिफिट्स लिखे हैं, फिर क्या क्या चैलेंजेस हैं, हर एक आर्टिकल में यही तरीका मैंने रखा है। क्योंकि कभी भी मेंस में आपको जब आंसर राइटिंग करनी होती है, वहाँ पे एक चीज़ ज़रूर पता होनी चाहिए। पहली चीज़ प्रॉब्लम, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है। अगर ये दो चीज़ पता है तो बाकी चीज़ें खुद निकाल लोगे आप। आपको फीचर्स जानने की ज़रूरत नहीं है, आप सोल्यूशन से ही फीचर डाल सकते हो, आप बेनिफिट से ही फीचर्स को निकाल सकते हो। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है पॉजिटिव नेगेटिव। अगर आपको एक भी किसी सिचुएशन का, किसी टॉपिक का समझ में आ गया तो आपका काम हो चुका है। तो वही सेम चीज़ मैं यहाँ पे करता हूँ। सेकेंड आर्टिकल बात करता है चंडामंडलम हैंडलूम क्राइसिस के ऊपर। जीएस पेपर 1 के लिए आर्ट एंड कल्चर में काफ़ी इसका रेलेवेंस है। मैं आपको दिखाऊंगा कौन कौन से टॉपिक इससे आए हैं। भद्राचलम साड़ीज़ के ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं, जीआई टैग क्या होता है वो समझाऊंगा, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है वो समझाऊंगा। आप देखेंगे ये आर्टिकल बहुत छोटा सा है, लेकिन उससे कनेक्टेड जो स्टैटिक इन्फॉर्मेशन मैं निकालूंगा वो बहुत ज़्यादा रेलेवेंट रहेगी। फिर आपका थर्ड आर्टिकल बात करता है जो अपकमिंग एससीओ समिट होने वाली है टियानजिन में। फिर आपको मैं बताऊंगा एससीओ समिट क्या है, उसमें चैलेंजेस क्या क्या हैं, उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, वो मेंस पर्सपेक्टिव से रेलेवेंट रहेगा। उससे कनेक्टेड जितने प्रीलिम्स में पीवाईक्यूज आए हैं वो मैं डिस्कस करूंगा। ये जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन के लिए और जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वहाँ पे इसका रेलेवेंस है। आर्टिकल 4 बात करता है आरएसएफ का जो दारफुर में अटैक हुआ है, जो रैपिड सिक्योरिटी फोर्स है उन्होंने अटैक किया है। दारफुर रीजन, सूडान रीजन खुद में बहुत ज़्यादा हीटेड रहता है जियोपॉलिटिक्स में, और इससे कनेक्टेड कई बार सवाल आए हैं। खार्तूम के ऊपर सवाल पूछा गया है, फिर यहाँ पे जो रेफ्यूजीज कैंप हैं उनके ऊपर सवाल पीवाईक्यूज में आ रखे हैं। तो सारी चीज़ें आपसे मैं डिस्कस करूँगा इन डिटेल बता करके। फिफ्थ आर्टिकल बात करता है कि क्या एआई का यूज़ इंडियन जुडिशरी में करना सही है या गलत है। अगेन, कभी भी आपसे पूछा जाए क्या ये बात सही है, क्या वो बात गलत है, तो आपके पास एक वन स्टेप फर्दर फॉर्मेट होना चाहिए कि हाँ मैं उससे एक लेयर नीचे जा, जैसे अनियन की लेयर होती है आप देखोगे तो उसमें अलग अलग लेयर्स होती है। अगर आप सिर्फ ऊपर की लेयर पर रहोगे तो आप एकदम अंदर तक जाके चीज़ों को नहीं समझ पाओगे। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा एआई किस तरीके से बेनिफिशियल हो सकता है जुडिशरी में, और किस तरीके से इसके एक नेगेटिव या फिर इनवर्स इंपैक्ट भी हो सकते हैं। जीएस पेपर 2 जुडिशरी सेक्शन में काफ़ी रेलेवेंस है। इसी से कनेक्टेड जीएस 2 2021 में सवाल आया था, डिस्कस द डिजायरेबिलिटी ऑफ ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन टू वुमेन इन द हायर जुडिशरी टू एंश्योर डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस। अब ये जो क्वेश्चन दिख रहा है, इस क्वेश्चन में इस आर्टिकल के पॉइंट्स को आप डाल सकते हैं, एआई वाले पॉइंट को आप डाल सकते हैं, क्योंकि एआई जब रहेगा तो उससे कहीं ना कहीं इंक्लूसिविटी भी बढ़ेगी। मैंने हमेशा कहा है आर्टिकल के पॉइंट्स को अगर आप लिखना सीख चुके हैं किस तरह से मेंस में लिखना है, तो आप ये समझ लीजिए कि आप एकदम सही पाथ पे हैं। अगर सिर्फ और सिर्फ आप एनालिसिस वीडियो दिन भर देख रहे हैं, आप दिन भर सिर्फ और सिर्फ अगर द हिंदू पढ़ते जा रहे हैं और बाय द एंड ऑफ द डे आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि इस टॉपिक से पीवाईक्यूज कैसे आए हैं, इस टॉपिक से किस तरीके से मेंस में सवाल पूछे हैं, देन सब कुछ वेस्ट है एट द एंड ऑफ द डे। आप जर्नलिस्ट, मैं बार बार एक ही चीज़ रिपीट करता हूँ कि आप जर्नलिस्ट और एडिटर बनने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। आपका मेन ऑब्जेक्टिव है कि आप प्रीलिम्स, मेंस और आपका जो आई इंटरव्यू पीएमआई तीनों का तीनों कवर होना चाहिए। तो जो तरीका मैं समझाता हूँ वो एक रेशनैलिटी है, आप क्वेश्चन करिए उससे, खुद से सोचिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ सही पढ़ा रहा हूँ, ऐसे ही पढ़ा दे रहा हूँ, तो उसका जवाब आपको मिलेगा जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ पीवाईक्यूज को और सिलेबस को कनेक्ट करके। 6 आर्टिकल बात करता है माइग्रेशन और डाइवर्सिटी किस तरह से बेनिफिशियल होती है, क्या चैलेंजेस होते हैं। ये अमर्त्य सेन
का इन पे क्या एक टेक है, इनका ओपिनियन है, इसके ऊपर आर्टिकल है। जीएस पेपर 1 में इसकी काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंस रहती है, ठीक है। अब आप फिर मैंने वही चीज़ बताई 17 PYQs, सो बी रेडी फॉर इट। आराम से बैठना, जो एक कॉपी पेन लेके ही बैठिए, जो पॉइंट्स मैं बोलूँगा उसको आप लिखते भी चलिएगा, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, आपको लगता है कि हाँ इसमें एफर्ट लगा, ऑब्वियस सी बात है, आपको दिखेगा कि एक आर्टिकल के बाद आपको दिखता है कि उसमें से PYQs निकालना इज समथिंग प्रिटी बिग टास्क, ठीक है। बट स्टिल आप लोग का जिस तरह से रिस्पॉन्स रहता है उससे काफ़ी मोटिवेशन मिलती है हमें कि नहीं, वी शुड गो वन स्टेप फर्दर, जिससे आपके लिए कंटेंट बेनिफिशियल हो, ठीक है। तो अपने आप फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एज यूजुअल दोस्त थिंग, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक स्पार्क की तरीके से रहता है, ताकि और एक अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए आते रहें, ठीक है। स्टार्ट करने से पहले आपको कल के आर्टिकल के एक हल्का सा रिकैप देता हूँ विद इन 1 मिनट। कल के आर्टिकल मैंने आपको बताया श्रीलंका के मिलिटराइजेशन जो हो रहा था तमिल मेजॉरिटी रीजन में, वहाँ पे मैंने आपको एलिफेंट पास के ऊपर बताया था। एलिफेंट पास कहाँ पे है? जाफना और मेनलैंड को जो अलग कर रहा है वो। फिर सिंगापेट्टी के ऊपर मैंने आपको बताया था ये एक दूसरा पास है जो जाफना को और श्रीलंका के मेनलैंड को अलग कर रहा है। एक बार आप कल का PDF देख सकते हैं, आपको अच्छा आइडिया लग जाएगा। फिर आपको मैंने बताया था खेलो इंडिया जो फर्स्ट वाटर स्पोर्ट हो रहा है डल लेक में। फिर मैंने आपको बताया था डल लेक में कौन सी रिवर फेड कर रही है, वो है झेलम रिवर। फिर मैंने आपको वुलर लेक के ऊपर समझाया था इन डिटेल, आपको प्रॉपरली सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दी थी। फिर मैंने आपको कन्नापुरम मॉडल के बारे में समझाया था, जो ब्रेस्ट कंट्रोल या ब्रेस्ट कैंसर कंट्रोल के कनेक्शन में जो एक इनिशिएटिव है, वहाँ पे कम्युनिटी इन्वॉल्व हो करके वुमेन वॉलंटियर्स आ करके काम कर रही हैं, जिनका नाम मैंने कुटुंबश्री रखा था। कैसे वो सारी काम कर रही हैं, ये आर्टिकल उससे कनेक्टेड मैंने समझाया था। फिर आर्टिकल मैंने बताया था सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है गवर्नर जो स्टेट बिल के ऊपर एसेंट नहीं देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने, आप याद करो कल जो मैंने एक बात बोली थी कि भैया क्या हम इंटरफेयर करें ही ना, आप ये चाहते हो, सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ें बोली थी। तो आप कल के आर्टिकल को एक बार देखेंगे तो आपको अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा, ठीक है। उसी से कनेक्टेड मैंने कल 8 PYQs को डिस्कस किए थे, ठीक है। आप इसको एक बार देख सकते हैं, आपको आइडिया लग जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल बैटल IAS डाल के आप वहाँ से PDF डाउनलोड करिए, एक बार उसको पढ़ लीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना मेन आर्टिकल, ठीक है। पहले आपको मैं ओवरव्यू दूंगा इस पूरे ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट में और इससे कैसे ट्राइबल राइट इशू हो रहा है, पहले वो समझाता हूं मैं। हुआ क्या है कि एक प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट का जिसका नाम है ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट, ठीक है। अब जब ये प्रोजेक्ट बनेगा तो वहाँ पे ट्राइबल लैंड्स हैं, आपको पता है वहाँ पे जंगल बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं वो कटेंगे, तो कटने के बाद क्या होगा, वहाँ पे जो ट्राइब्स रह रही हैं उन पे इम्पैक्ट आएगा। तो जो ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट है वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर ये एक एलिगेशन लगा है कि उन्होंने जो फॉरेस्ट राइट मिलते हैं वहाँ के ट्राइबल्स को, लोगों को, उनको पूरी तरीके से मिस इंटरप्रेट किया। मतलब उन्होंने शो किया ऑन पेपर कि भैया इन लोगों को हमने पूरा मुआवजा दे दिया है, इन लोगों को हमने पूरा आइडेंटिफाई करके सेटल डाउन कर दिया है। ये गवर्नमेंट की तरफ से डेटा आया था। लेकिन अब ये चीज़ जो वहाँ की ट्राइबल काउंसिल है उन्होंने इस चीज़ को कहा है कि भाई साहब हमने किसी भी तरीके, पहली बात तो कोई एसेंट नहीं दिया है। मतलब अगर कभी भी कोई प्रोजेक्ट बनाना है ट्राइबल लैंड पे तो वहाँ पे एसेंट चाहिए होती है, वहाँ पे उन लोगों की कंसेंट लेना ज़रूरी होता है। तो ऑन पेपर इन्होंने बोल दिया हमने कंसेंट ले लिया, बट वहाँ की जो ट्राइबल है, ट्राइबल काउंसिल है, वो कह रही है कि हमने कभी कंसेंट दिया ही नहीं है। ये लोग सिर्फ अपने तरीके से ऑन पेपर वो एक डिस्प्यूटेड सर्टिफिकेट बना करके क्लेम कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर के। तो इससे कहीं ना कहीं लीगल कॉन्फ्लिक्ट भी बढ़ जाता है कि भाई साहब हम, मतलब ये यूनियन टेरिटरी कहती है, वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो कहते हैं कि हमने पूरी तरीके से जितना भी ये प्रोजेक्ट बनने जा रहा है इसमें जितने भी लोग इम्पैक्टेड हैं उनको डाइवर्ट किया है, डाइवर्ट करके जितना उनको राइट्स थे, उनके जितने क्लेम्स थे, वो सारी चीज़ें हमने ग्राम सभा के साथ कंसेंट लेके कर दी हैं, ठीक है। सो इसमें एक ब्रॉडर लेवल पे अभी भी चल रहा है ये इशू। आपको बस इतना पता होना चाहिए गवर्नमेंट क्या कह रही है, वहाँ की लोकल ट्राइब्स क्या कह रही है। ग्राम सभा में भी डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है। अब ग्राम सभा में डिस्प्यूट क्या है, तो गवर्नमेंट वही सेम चीज़ कहती है। गवर्नमेंट कह रही है हमने कंसेंट लिया, घूम फिर के वही चीज़ आ रही है कि एक इंसान कह रहा है हमने कंसेंट ली है, दूसरा कह रहा है कि हमने कंसेंट दी ही नहीं, बस सर्टिफिकेट फेक बना रखे हैं, ठीक है। तो ये पूरा ओवरव्यू है, आपको इन डिटेल इसमें नहीं जाना क्योंकि क्वेश्चन इससे नहीं पूछेंगे, ठीक है। अब मैं आपको वन स्टेप फर्दर लेके चलता हूँ क्योंकि आर्टिकल था, आर्टिकल से अब मैं आपको बताता हूँ कि ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है क्या। इस प्रोजेक्ट को समझने के लिए आपको जो अर्थक्वेक वाला आर्टिकल था 7 जुलाई का, आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से। वहाँ पे मैंने आपको बताया था ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट जहाँ पे बन रहा है वहाँ पे 2004-5 में बहुत बड़ी सुनामी आई थी,
ठीक है, अर्थक्वेक आया था। तो अर्थक्वेक के रेफरेंस में आपको पता होना चाहिए अर्थक्वेक क्या होता है। अर्थक्वेक का सिंपल सा अगर लेमन टर्म में भाषा बताऊं आपको, तो सिर्फ और सिर्फ जो अर्थ सरफेस होता है उसमें जब शेकिंग होती है, वाइब्रेशन होता है, उसी को अर्थक्वेक कहते हैं। क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि जो हमारे अर्थ की लेयर होती है, क्रस्ट आपकी, फिर मैंटल और आपकी कोर, तो क्रस्ट और मैंटल के बीच में एक आपका लेयर होती है जो लिथोस्फीयर नाम से रहती है। तो वो प्लेट्स जब आपस में कोलाइड करती हैं, फिर उससे क्या होता है, ऊपर एक तरीके से सेंसेशन या फिर वाइब्रेशन होता है, जिस वजह से यहाँ पे आप देखते हो कि अर्थक्वेक आ रहा है। अर्थक्वेक में कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे एक टर्म होता है फोकस। फोकस का मतलब ये होता है जहाँ से दो लोग, मान लो ये ए प्लेट है, ये बी प्लेट है, आपस में टकराएंगी, तो ये जो पॉइंट है इसको हम लोग फोकस कहते हैं। इसको आप फोकस बोलिए या हाइपोसेंटर बोलिए, दोनों सेम है। जब यहाँ से टकराती हैं तो इसके जस्ट ऊपर सरफेस पे जो एक लेयर होती है, लेयर बोलो या फिर जो सबसे एकदम बोलते हैं ना स्ट्रेट अबव एक पॉइंट होता है, इसको हम लोग कहते हैं एपिसेंटर। अगर आपसे पूछा जाए एपिसेंटर क्या है, तो आप बोलेंगे जहां पे दो प्लेट टकराई हैं उससे परपेंडिकुलर ऊपर लाइन डालो अर्थ सरफेस पे, तो जो ऊपर रहेगी उसे एपिसेंटर बोलेंगे। और जब ये टकराती हैं तो उससे डिफरेंट डिफरेंट वेव्स रिलीज होती हैं। पी वेव्स होती हैं जो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों से पास हो जाती हैं, और जो आपकी एस वेव्स होती हैं वो के ऊपर कनेक्टेड सवाल 2024 में भी आया हुआ था कि पी और एस वेव के बारे में आप बताइए। देखिए मैंने आपको अर्थक्वेक को भी एक ओवरव्यू छोटा सा दे दिया है, ठीक है, कैसे क्या होता है इसमें। वहां पे मैंने आपको, अब निकोबार प्रोजेक्ट क्या है, 72,000 करोड़ का एक मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान है। इसमें ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनेगा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा, टाउनशिप बनेगा, पावर प्लांट्स बनेंगे, और इससे कहीं ना कहीं 13,000 हेक्टेयर का फॉरेस्ट का डाइवर्जन होगा। कुछ कंसर्न्स जो निकल के आए हैं कि वहाँ पे जो ट्राइबल राइट्स हैं, जो फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंदर आते हैं, वो इम्पैक्ट होंगे। फिर वहाँ से डिस्प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा होगा। अब जहाँ पे बन रहा है उसमें कोई ना कोई ट्राइब्स कनेक्टेड होंगी, तो जो निकोबारीज ट्राइब है वो इम्पैक्ट होगी, शॉम्पेन ट्राइब है वो भी इम्पैक्ट होगी इससे, क्योंकि शॉम्पेन ट्राइब क्या है, ये हंटर गैदरर और सेमी नोमैटिक लाइफ स्टाइल की ट्राइब होती है, बहुत छोटी पॉपुलेशन है, ठीक है। फिर जो निकोबारीज ट्राइब है, ये निकोबार आइलैंड पे मेजर इनहेबिटेंट्स होते हैं, ठीक है, मोस्टली इसमें क्रिश्चियन है, हॉर्टिकल्चर एक्टिविटीज़ में शामिल होते हैं, फिशिंग, कोकोनट कल्टीवेशन जनरली ये लोग करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ की पूरे ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के बारे में आपको मैंने एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दी। अब आप थोड़ा सा एक बार और समझो कि ये आपका अंडमान है, ये निकोबार है, इसके बीच में जो डाइवर्जन है उसको 10 डिग्री चैनल कहते हैं। फिर जो लक्षद्वीप, आप देखिए 9 डिग्री चैनल क्या है, लक्षद्वीप और जो मिनिकॉय के बीच का पार्ट है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ये हम कहते हैं 9 डिग्री चैनल। और फिर जो लक्षद्वीप और मालदीव के बीच के कनेक्शन जनरली आप देखते हो 8 डिग्री चैनल होता है। इतना ही आपको जानना है, क्योंकि इतने में आपका काम हो जाएगा। और 2014 में यही सवाल पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर सेपरेटेड बाय 10 डिग्री चैनल। पहला क्वेश्चन है, नोट डाउन करती कितने क्वेश्चन में लेके आऊंगा, लक्षद्वीप, मालदीव, अंडमान निकोबार, मिनिकॉय मालदीव या फिर कवरत्ती। अब आपको पता है अंडमान एंड निकोबार का क्या है, 10 डिग्री चैनल है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं 9 डिग्री चैनल क्या है, आप देखिए 9 डिग्री चैनल क्या है, फिर 8 डिग्री मिनिकॉय मालदीव, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि लक्षद्वीप इन्वॉल्व है तो उससे कनेक्टेड पीवाईक्यूज भी ये होगा। अब हम बात करते हैं पीवीटीजी। पीवीटीजीज क्या होती हैं, जनरली आप लोग ट्राइब्स देखते हैं जो कि एसटी होती है, ठीक है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो होती हैं, लेकिन उसके बाद भी कुछ ऐसी ट्राइब्स होती हैं जो बहुत ही वल्नरेबल होती हैं, और उन्हीं को हम लोग बोलते हैं पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1975 में इसे इंट्रोड्यूस किया था। देभर कमीशन की रिकमेंडेशन पे 1960 में जो आई थी, उसकी रिकमेंडेशन पे गवर्नमेंट ने ये पीवीटीजीज नाम की कैटेगरी बनाई थी। ये शेड्यूल्ड ट्राइब के अंदर एक सब कैटेगरी होती है, और ये आइडेंटिफाई करती है कि जो सबसे ज़्यादा वीक एसटी की पॉपुलेशन है, जिन्हें स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत है, वो इंक्लूड की जाएंगी। और वही उनके फीचर्स होंगे, कैसे इंक्लूड किया जाए, कोई ना कोई तो क्राइटेरिया होगी। तो जो इंक्लूड करने की क्राइटेरिया होगी पीवीटीजी के अंदर में, वो पहली चीज तो होगी कि वो सारी पॉपुलेशन, पहली बात तो प्री एग्रीकल्चर लेवल की टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो। अब व्हाट इज प्री एग्रीकल्चर लेवल, मतलब जब इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले कैसे होता है, इंसान सब कुछ हाथ से कर रहा है, सब कुछ ट्रेडिशनल फॉर्म में कर रहा है। अगर ऐसी कोई कम्युनिटी कर रही है तब कहीं ना कहीं वो एक चांसेस में आएगी पीवीटीजी के अंदर में। लिटरेसी बहुत लो हो, पॉपुलेशन वहाँ की डिक्लाइन हो रही हो, इकोनॉमी बहुत ही सबसिस्टेंस हो, ठीक है। फिर वहाँ पे जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी है वो पूरी तरीके से क्या हो, आइसोलेट हो, इकोनॉमी बाहर से कनेक्टेड ना हो, आपस में ही इकोनॉमी एक दूसरे के साथ बार्टर सिस्टम चल रहा हो उन लोगों में, बहुत ज़्यादा वो बाहर से एक बोलते हैं ना कनेक्टेड ना हो बाहरी वर्ल्ड से। तो ये कुछ फीचर्स होते हैं, इन फीचर्स
अगर किसी कम्युनिटी में या किसी ट्राइब में होंगे तो कहीं ना कहीं उसको एक सब कैटेगरी जिसे हम पीवीटीजी कहते हैं उसमें कैटेगराइज किया जा सकता है। अब इसमें फैक्ट्स देखा जाए, इंडिया में टोटल 75 पीवीटीजीज हैं, ध्यान रखना इस चीज़ को 2023 के अकॉर्डिंग। और जो पीवीटीजीज हैं 18 स्टेट 1 यूटी में पाए जाते हैं, इसको भी रट लेना। मैं फिर हाईलाइट कर रहा हूँ, जो पॉइंट मैंने आपको बोला ना उसको ज़रूर पढ़िएगा। अगर लार्जेस्ट देखा जाए तो 13 ग्रुप्स ओडिशा में पाए जाते हैं और इसका एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स करता है। इससे कनेक्टेड जो स्कीम है जो पीवीटीजीज के लिए बनाई गई वो है पीएम जनमन स्कीम, जो कि इनके फोकस्ड वेलफेयर पे ध्यान देती है। ठीक है, अब पीवीटीजीज को आप एक बार यहाँ पे मैंने टोटल ऑल 75 को यहाँ पे डाल रखा है, आप एक बार पढ़ोगे आपको अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा। वन बाय वन जाने का कोई पॉइंट नहीं है, मतलब मैं आपको हर एक ट्राइब के बारे में समझाऊं, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कहाँ पे कौन सी ट्राइब है, दैट्स ऑल। ठीक है, अब देखते हैं कि जो क्वेश्चन आया था इसका सोर्स देखो। क्वेश्चन क्या था कि 2019 में एक आर्टिकल था, पीआईबी का आर्टिकल है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने ये सारे पॉइंट लिखे हुए हैं। फिर अब देखिए इसी से कनेक्टेड क्वेश्चन आया था यूपीएससी 2019 में। ठीक है, सोर्स देखिए, कहीं ना कहीं यूपीएससी ने इसी सोर्स को फॉलो किया पीआईबी के। क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट पीवीटीजी इन इंडिया। पीवीटीजी रिसाइड इन 18 एंड 1 टेरिटरी, आपको ऑलरेडी बताया। तो यहाँ पर भी आपको वो चीज़ लिखी मिलेगी कि द स्कीम कवर्स द 75 आइडेंटिफाइड पीवीटीजी इन 18 स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरी ऑफ अंडमान एंड निकोबार। तो अगर आपसे बोल सकते हैं कि भैया जो कोई दूसरी यूटी है वहाँ पे क्या पाया जाता है, तो आंसर इज नो, सिंपल बोल सकते हो, क्योंकि पीवीटीजीज केवल एक यूटी में पाए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये एज इट इज यूपीएससी ने वही सारे पॉइंट्स उठा के एक स्टेटमेंट बना दिया। अ स्टैग्नेंट और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन इज वन ऑफ द क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग पीवीटीजी। अब आप अगर नोटिस करोगे वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पे जरूर लिखा होगा कि स्टैग्नेंट पॉपुलेशन, ये डिक्लाइनिंग और स्टैग्नेंट पॉपुलेशन, ये भी क्राइटेरिया हो गई। 95 पीवीटीजीज ऑलरेडी यहाँ पे आपने देखा 95 नहीं बल्कि 75 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर आप देखोगे इरूलार कोंडा रेड्डी ट्राइब्स आर लिस्ट ऑफ पीवीटीज। अब ये सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, ये आपको मैं खुद से आपको एक होमवर्क है, आप एक बार पूरा पढ़िए और आप देखिए क्या कोंडा रेड्डी ट्राइब्स आती है इसमें या फिर नहीं आती, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, और फिर आपको बताना है। देखो मैंने आप इतना तो बता दिया, 1 सही है, फिर आपका 2 भी सही है। अब 4 सही है या नहीं है, आप डायरेक्टली 3 को हटा करके आंसर पे आ सकते हो, लेकिन स्टिल मैं आपसे बोल रहा हूँ कि एलिमिनेशन मेथड आप काम नहीं करता है, तो आप एकदम एफर्मेटिव फॉर्म में जाके देखिए इरूलर कोंडा रेड्डी है या नहीं। ठीक है, चलो अब आते हैं 2006 में यूपीएससी में सवाल आया था इसी से कनेक्टेड, फॉरेस्ट राइट और शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल, उस पर क्या था, एट नेशनल लेवल विच मिनिस्ट्री इज नोडल एजेंसी टू एंश्योर इंप्लीमेंटेशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर। आपको भी बताया मैंने कौन सी, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इज रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, देखिए यहाँ पे ऑलरेडी मैंने लिखा था आपके लिए, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स पीवीटीज को भी देखती है, साथ ही साथ एसटी वाला पार्ट भी देखती है वो। चलो 2019 में अगेन क्वेश्चन आया हुआ था, ये अब मैं 4th क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं आपसे। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, एज पर रीसेंट अमेंडमेंट ऑफ आईएफए एक्ट 1927 फॉरेस्ट ड्वेलर हैव द राइट टू फेल बैम्बूज ग्रोन इन द फॉरेस्ट। ठीक है, पहला स्टेटमेंट। अब इसके लिए आपको ये नहीं पूरा आईएफए एक्ट 1927 पढ़ो, इसमें कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा बेसिक नॉलेज को भी यूज कर सकते हैं। सेकंड स्टेटमेंट क्या था, एज पर शेड्यूल ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर एक्ट बैम्बू इज माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। कभी भी कोई भी स्टेटमेंट क्वेश्चन का पढ़ने के बाद अगर आपको साउंड बहुत ही पॉजिटिव कर रहा है, वो लग रहा है हाँ यार बहुत ही लाइट स्टेटमेंट लग रहा है, ये एक्सपीरियंस के साथ आएगा। अभी आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे लाइट की मीनिंग क्या है, लेकिन जब आप धीरे धीरे बार बार स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है। द एसटी एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर अलाउ ओनरशिप ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड फॉरेस्ट ड्वेलर, तो ये भी सही है, क्योंकि ये देखो ये बहुत ही बेसिक काम होते हैं, जनरलाइज काम जो होते हैं कभी कभी दिए जाते हैं वो सही होते हैं। ठीक है, तो 2 and 3 इज द राइट वन। बट यहाँ पे जो लिखा है हैव द राइट टू फेल बैम्बू, मतलब ये तो हो रहा है ना पेड़ काटने की इजाजत दी जा रही है, तो क्या ऐसा होगा, आंसर इज नहीं। तो वहां पे आप इसको आसानी से बता सकते हैं, बी। चलो यूपीएससी 2022 में आप देख रहे हैं मैं 5 क्वेश्चन अब तक ला चुका हूं इस पे। इफ अ पर्टिकुलर एरिया इज ब्रॉट अंडर 5th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इट, दिस वुड प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ लैंड ऑफ ट्राइबल टू नॉन ट्राइबल पीपल। अब ये चीज बिल्कुल सही है, क्योंकि इसी से कनेक्टेड आपके दिमाग में आना चाहिए कौन सा, पैसा एक्ट। पैसा एक्ट 1996 में लाया गया था, जिसका नाम क्या था आपका, जो ट्राइबल एरिया शेड्यूल्ड एरियाज जो होती हैं वहाँ पे 5th शेड्यूल एरियाज है, वहाँ पे क्या किया जाएगा, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज। ठीक है, अब इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा, जो पंचायती राज सिस्टम लाया गया था हमारा 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, उसको एक्सटेंड किया गया कहाँ पे,
जो आपकी ये वाली एरियाज थी, जो आपकी शेड्यूल एरियाज थी, वहाँ पे एक्सटेंड करने के लिए ये लाया गया था। ठीक है, और इसी से कनेक्टेड क्वेश्चन 2012 का क्वेश्चन नंबर 1 पैसा के ऊपर आया हुआ था। ये मैंने आपको शॉर्ट्स फॉर्म में बना के दिया है, आप जाके शॉर्ट्स देख सकते हैं, वहाँ मैंने पूरा पैसा को एक्सप्लेन ही कर दिया है। ठीक है, चलो, तो ये ए इज़ द राइट वन। बाकी सारी चीज़ें आप पढ़ोगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि नहीं, ये उतना साउंडिंग राइट नहीं लग रहा है। ठीक है, चलिए अब आते हैं जो कनेक्टेड स्कीम पीएम जनमन स्कीम है उससे कनेक्टेड थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। ठीक है, क्या इनका मेन बेसिक नेसेसिटीज़ जो होती हैं, हाउसिंग, ड्रिंकिंग, सैनिटेशन, एजुकेशन, हेल्थ केयर, न्यूट्रिशन, लाइवलीहुड, ये स्कीम के अंदर प्रोवाइड किया जाता है इन पीवीटीजीज़ को। फीचर क्या है? 22 लाख की जो पीवीटीजी पॉपुलेशन है अक्रॉस 18 स्टेट्स 1 यूनियन टेरिटरी। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, 18 1 यूटी, 18 1 यूटी तक दिमाग में आपके रहे। रिमोट हैबिटेशन में काम करती है स्कीम, ताकि लोगों की बेनिफिट हो सके। ठीक है, चलो, अब इसी से कनेक्टेड एक और क्वेश्चन CDS 2 2019 में आया था, पीएम जनमन स्कीम क्या है? अब आप एक बार पढ़ोगे 1 2 3 तो आपको समझ में आएगा कि ये स्कीम बेनिफिटिंग एवरी मेंबर ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम। इट इज़ अ स्कीम फॉर बेनिफिटिंग माइग्रेंट वर्कर, नहीं ये तो नहीं होगा। इट इज़ अ स्कीम फॉर डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, नहीं। इट इज़ अ स्कीम टू इम्पार्ट इलेक्टोरल लिटरेसी टू वोटर्स, तो ये भी नहीं। तो 3 इज द राइट स्टेटमेंट, राइट। चलो अब आते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। देखिए अब 6 आर्टिकल मैंने आपको टोटल इसके अंदर एक्सप्लेन किए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आर्टिकल मैं आपको बताता हूँ चंडमंडलम हैंडलूम के ऊपर। एक सिंपल सी भाषा में समझाऊं तो हो क्या रहा है यहाँ पे हैंडलूम मतलब हाथ से बनाई गई जो कारीगरी होती है, कपड़े बनाए जाते हैं। तो चंडमंडलम क्या है? ये एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट केरला में एक जगह है जहाँ पे ये सारे फैब्रिक्स बनाए जाते हैं, हाथों से कपड़े बनाए जाते हैं। तो रीसेंट क्राइसिस ये हो रही है वहाँ पे कि जो लोग हैं, लोग कम हो चुके हैं, जो यहाँ के आर्टिस्ट हैं वो कम हो चुके हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे अब क्राइसिस आ गई है। अब क्राइसिस का एक इम्पैक्ट ये हो रहा है कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनते हैं, जो साड़ीज़ बनती हैं, ओनम में पहनी जाती हैं। तो ओनम फेस्टिवल आने वाला है, तो कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट उस पर भी डालेगा, क्योंकि वहाँ पे अब प्रॉपर आर्टिस्ट ही नहीं है, वहाँ पे प्रॉपर तरीके से बनाने वाले हैंडीक्राफ्ट जो करते हैं वो है ही नहीं, लेबर वर्कर्स ही नहीं होंगे, तो कैसे फेस्टिवल को जो फेस्टिवल डिमांड होगी उसकी सप्लाई हो पाएगी। दैट्स ऑल। अगेन इसको आपको यूपीएससी पर्सपेक्टिव से इतना जानना इज मोर देन इनफ। अब मैं बात करता हूँ डायरेक्टली चंडमंडलम हैंडलूम के ऊपर। ये बता दिया एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट। अभी ध्यान रखिएगा, एर्नाकुलम अलग है, इराविकुलम अलग है, दोनों का डिफरेंस मैं आपको समझाऊंगा। किस लिए फेमस है? फाइन कॉटन हैंडलूम साड़ीज के लिए, धोतीस, कसावू प्रोडक्ट जो आपकी गोल्डन बॉर्डर्स होती हैं जिन साड़ीज में, उसके लिए। ठीक है, इसकी डिमांड काफ़ी होती है ओनम या अदर केरल फेस्टिवल्स में। ठीक है, और वहाँ का चंडमंडलम धोतीज और साड़ी है, इसको जीआई टैग 2005 में मिला। ध्यान रखिए, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला था। जीआई टैग क्या होता है? जीआई टैग अगर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मिलता है तो उसका मतलब ये होता है कि वो प्रोडक्ट जहाँ से बिलोंग करता है वहीं पे उसका प्रोडक्शन होगा, इसलिए उसकी वो एक्सक्लूसिव एक ये ओरिजिनेशन शो करता है उस प्रोडक्ट का कि भैया ये प्रोडक्ट इस जहाँ से ओरिजिन हो रहा है तो बिल्कुल ये ऑथेंटिक हो। जैसे आप नोटिस करते होगे और कौन कौन से जीआई टैग है, आपने अल्फोंसो मैंगो के बारे में देखा होगा। ठीक है, कितने सारे जीआई टैग्स रिसेंटली आते रहते हैं, तो रिसेंट में जीआई टैग्स हैं वो आपको पढ़ना है। लेकिन ये मैं चंडमंडलम के ऊपर हो रहा है तो मैं आपको ये भी बता रहा हूँ इसकी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन, ये सब आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं, जो यहाँ पे एक साड़ी दिखी ना, क्या है? कसावू। कसावू, यही इसी को कसावू कहते हैं। ठीक है, कसावू साड़ी है। ठीक है, फिर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के अंदर में चंडमंडलम हैंडलूम आता है। ये क्या होता है? ODOP क्या होता है? इसका मतलब होता है एक डिस्ट्रिक्ट में एक प्रोडक्ट आइडेंटिफाई किया जाएगा जो बहुत फेमस होगा, जिस चीज़ के लिए वो डिस्ट्रिक्ट काफ़ी अच्छे से जानी जाएगी, तो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लॉन्च किया था। तो ODOP के अंदर भी चंडमंडलम हैंडलूम को इंक्लूड किया गया है। कसावू साड़ी जो है, ठीक है, वो वही सेम चीज़ जैसे गोल्डन बॉर्डर्स होती है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हाईलाइट करती हैं कि वहाँ के लोगों की जो बोलते हैं ना, जो यूनिकनेस होती है आर्ट और क्राफ्ट में, वो शो होती है। अगर प्रॉब्लम की बात की जाए तो क्या क्या प्रॉब्लम प्रिवेल कर रही है? जो वहाँ के वेवर्स हैं वो 80s में 5000 थे, बट करेंटली 500 हो चुके हैं। तो आप देखिए टोटल 4,500 लोग अब हट चुके हैं। रीज़न क्या है? यूथ का अब इंटरेस्ट उतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि वेजेस बड़ी लो हैं, फिर पेमेंट में काफ़ी डिले होता है, और इसकी वजह से क्या होती है? डेट क्राइसिस होती है, फिर लोकल कोऑपरेटिव्स उतना मदद नहीं कर पाती हैं। कंपटीशन भी होता है, जो मशीन से बन रहे हैं प्रोडक्ट्स या साड़ीज़ जो मशीन से बन के जल्दी आ रही हैं, तो ये लोग हाथ से बनाएंगे, वे लो वेजेस मिलेगी, टाइम ज़्यादा जाएगा और अच्छा खासा पैसा भी नहीं मिलेगा। तो ये सारी क्या है? ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो प्रिवेल कर रही हैं। ये मेंस के लिए रेलेवेंट है, ध्यान रखिएगा। सोल्यूशन क्या है?
सोल्यूशन पहला तो ये है कि फाइनेंशियल सपोर्ट होना चाहिए, मॉडर्नाइजेशन हो जिससे न्यू डिज़ाइन और हो, इससे लोगों को और ज़्यादा इसका ग्लोबलाइजेशन हो, लोगों के बीच ये और पॉपुलर बने, जब पॉपुलर बनेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी। स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए, यंगर जनरेशन को सिखाया जाना चाहिए कि क्या रिलेवेंस है इस साड़ी की, किस तरीके से ये साड़ी एक ब्रॉडर लेवल पे इसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी हो सकता है। प्रमोशन इसका और स्ट्रेंथन करना होगा, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में जीआई ब्रांडिंग और ढंग से करनी होगी, और जो फेस्टिवल लिंक कैंपेन होती है उसको चलाना हो। जैसे ओणम फेस्टिवल हो रहा है तो जो इंडिया में और डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स हैं, स्टेट्स हैं, जो फेस्टिवल्स होते हैं, तो वहाँ पे हमें कैंपेन चलानी होगी कि भैया ये एक साड़ी है यहाँ से आ रही है तो इसका हम यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से क्या होगा, ये सारे सोल्यूशंस हैं। ये जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ ये मेंस के रिलेवेंस में काफ़ी इसका इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं 2014 में सवाल क्या है। कंसिडर द फॉलोइंग टाउन्स ऑफ इंडिया, भद्राचलम, चंदेरी, कांचीपुरम एंड कमल। अब आपको करना क्या है, ये आपको खुद से देखना है कि भद्राचलम किस लिए फेमस है, लेकिन क्वेश्चन स्पेसिफिक पूछ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ट्रेडिशनल साड़ीज ऑफ फैब्रिक। अब देखिए, अब आपको समझ में आ रहा हो क्यों मैंने ये आर्टिकल पिक किया। अब कहीं ना कहीं आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे, वाई डिड आई पिक दिस आर्टिकल, क्योंकि इससे क्वेश्चन आए हुए हैं। अब आपको इस क्वेश्चन का खुद से सोल्यूशन करना है। आप नेट, क्योंकि मैं एक वर्ड में बता दूंगा इट वोंट बी बेनिफिशियल, लेकिन आप नेट पे डालेंगे भद्राचलम साड़ी है नहीं है, कांचीपुरम, कमाल, चंदेरी, ये सारी चीज़ें आप करोगे तो आपको खुद से अच्छी खासी नॉलेज होगी, और आपको पास एक ना वन स्टेप फर्दर, एक बोलते हैं ना पॉइंट्स आपके दिमाग में एक एड ऑन होते हुए चले जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट आर्टिकल, नेक्स्ट पॉइंट, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ यूपीएससी 23 में आया हुआ था, हैंडलूम के ऊपर मैं बातें बता रहा हूं, तो हैंडलूम से कनेक्टेड भी यूपीएससी में 23 में सवाल आया। 7 अगस्त इज डिक्लेयर्ड एज नेशनल हैंडलूम डे, ये भी सही है। इट वाज इन 1905। यहाँ पे क्या किया है, जो करंट है उसको कनेक्ट कर दिया है पास से, कि कहीं ना कहीं तो स्टार्ट हुआ होगा। आज जो हम हाथ से बनी हुई कारीगरी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसको इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पास में शुरू हुआ होगा उस चीज़ को लेकर के। तो जो 1905 का स्वदेशी मूवमेंट था, जहाँ पे क्या हुआ था, हमने जितने भी बाहर के मॉडर्नाइज या फिर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, ब्रिटिशर्स जो बाहर से प्रोडक्ट्स लाते थे, उस सबको जला करके हमने खुद से अपने हाथ से बने हुए कपड़ों को पहनने की बात की थी, हर चीज़ स्वदेशी करने की बात की थी। तो इस स्वदेशी मूवमेंट से कनेक्टेड है हैंडलूम डे। तो दोनों सही है, ठीक है, तो आप इसको आसानी से बता सकते हैं। इसको आपको नेट पे सर्च करने की ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ स्वदेशी मूवमेंट पढ़ना होगा। अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं स्वदेशी मूवमेंट क्या है, तो ये बंगाल में डिवीज़न हुआ था, जो ब्रिटिशर्स ने कहा हिंदू मुस्लिम के अकॉर्डिंग डिवीज़न हुआ था, लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने कहा कि भैया हम हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के उस पर कर रहे हैं। तो इसी के अगेंस्ट में लोगों ने क्या किया, बहुत बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट किया था, स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च हुआ था। दैट्स ऑल, ठीक है। तो ये है आपका, इसका ए इज द राइट वन। यूपीएससी 2018 में क्वेश्चन आया हुआ था, क्या है, पुतुकुल्ली शॉल, सुजनी एम्ब्रॉयडरी, उपाडा, जामदनी साड़ी। अगेन आपको ये नेट पे सर्च करना होगा, तब आपको समझ में आएगा अच्छे तरीके से, ठीक है, कि इसमें ये पॉइंट क्या है। 2018 में ये आया हुआ है, तो इसीलिए मैंने आपको वो कहा कि ये साड़ी इंपॉर्टेंट क्यों है। आपको याद है मैंने ये पॉइंट कहा, कौन सी, कसावू साड़ी। तो दिमाग में रखिए कसावू साड़ी क्या है, कसावू साड़ी कहाँ पे है, ये आपका चंडमंडलम हैंडलूम के अंडर में आती है, ठीक है। चलो ये है, एक बार आप इसको पढ़ेंगे आपको अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा। जामदनी साड़ी कहाँ पे होती है, कर्नाटका में होती है या नहीं होती है, आप सिर्फ इतना सर्च करो आपको मिल जाएगा। सुजनी एम्ब्रॉयडरी देख के लगेगा हाँ भैया ये तो बिहार वाली है। पुथुकुल्ली शॉल, थुकुल्ली, कुल्ली करके आ रहा है, मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो पढ़ते ही लग जाते हैं साउथ इंडिया के, है ना। तो ये आपका फर्स्ट इज द राइट वन, ये गलत है, तो आप खुद से दिमाग लगाओगे आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन फिर जो वन वर्ड के टॉपिक्स होते हैं मैं उसको आपसे बोलता हूँ कि आप एक बार नेट पे ज़रूर सर्च करिए, आपको सिर्फ नोट्स बना लो उसका, ठीक है। पुथुकुल्ली शॉल लिखो, कहाँ का है वो डालो, सुजनी एम्ब्रॉयडरी कहाँ की है वो डालो, दैट्स ऑल, ठीक है। चलो अब मैंने आपको बताया था कि चंडमंडलम और इराविकुलम में आपको डिफरेंस बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे आप अगर नोटिस करोगे तो एक वर्ड है ईरानकुलम, तो आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने डिवीजन कर दिया है, क्योंकि ज़रूरी है। यहाँ चंडमंडलम इरानकुलम डिस्ट्रिक्ट ये अलग है, जो इराविकुलम है ये इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में है, ये अलग है। ये जो आपका चंडमंडलम है ये हैंडलूम साड़ीज़ के लिए फेमस है, लेकिन इराविकुलम ये इराविकुलम नेशनल पार्क के लिए फेमस है, वाइल्ड लाइफ के लिए। इसका मेन सिग्निफिकेंस क्या है, ये वीविंग इंडस्ट्री में आता है, ये एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, साथ ही साथ नीलगिरी तार यहाँ पे पाए जाते हैं इराविकुलम नेशनल पार्क में। यहाँ पे जो मेन की अट्रैक्शन क्या है, नील कुरुंजी फ्लावर्स जो 12 साल में एक बार ब्लूम करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो चंडमंडलम है ये फेमस है हैंडलूम प्रोडक्ट्स। देखिए मैं आपको दोनों कनेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि दोनों केरल में है। कल्चरल रिंग देखा जाए तो ओनम फेस्टिवल में इसकी डिमांड होती है, ये
जो इराविकुलम नेशनल पार्क है इको टूरिज्म कंजर्वेशन पे फोकस होता है। अब सोचो सर इराविकुलम क्यों बताया, वो इसलिए बताया क्योंकि यूपीएससी 2010 में सवाल आया हुआ था। क्या था, इराविकुलम केरला किस लिए फेमस है, अभी आपको बताया मैंने किस लिए, नीलगिरी तार के लिए, तो ये आपका गलत हो जाएगा। भीटरकनिका किस लिए है, अभी 2 दिन पहले मैंने, आप अगर जाके पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो वहां पे आपको दिखेगा कि सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल बिल्कुल सही है, उड़ीसा में सबसे ज्यादा मिलते हैं। फिर डेजर्ट नेशनल पार्क में ग्रेट इंडियन मस्टर्ड, इसके ऊपर भी आर्टिकल थे, मैंने प्रॉपर आपको समझाया हुआ है, तो आपका 1 और 2 इज द राइट वन। ठीक है, ये 10th क्वेश्चन है जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ अभी इस आर्टिकल का, मतलब अभी हार्डली हाफ एन आवर भी नहीं हुए, लेकिन आपने टोटल 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए पीवाईक्यू का आर्टिकल के साथ कनेक्ट करके। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है जो अपकमिंग समिट तियानजिन चाइना में होने जा रही है। ठीक है, इतना ही समझो कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की समिट है जो 31 अगस्त सितंबर 1 तक तियाजिन में होगी। इसका जो प्रेसिडेंसी है चेयर करेंगे चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग। जो पार्टिसिपेंट्स हैं 20 लीडर्स फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज आएंगे, पीएम भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, पाकिस्तान के पीएम भी आएंगे, व्लादिमीर पुतिन भी रहेंगे, फिर आपके जो यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस वो भी रहेंगे। इसमें जो फोकस एरिया रखा गया है वो रीजनल सॉलिडारिटी को मजबूत करना, कल्चरल वॉर कोल्ड वॉर मेंटालिटी को रिमूव करना, डेवलपमेंट पे फोकस करना, फिर कितने अच्छे से रीजनल स्टेबिलिटी रखी जा सकती है, मेंटेन की जा सकती है, उस पे बात की जाएगी। इसका मेन बैकड्रॉप अभी ये चल रहा है जो यूएस की टैरिफ पॉलिसी जिस हिसाब से वर्क कर रही है उसका यही फोकस रहेगा किस तरीके से हम इन द सेंस एससीओ जो हेजिमोनिज्म है, हेजिमोनिज्म मतलब क्या होता है कि सब कुछ मेरे हाथ में है, मतलब एक ऑटोक्रेसी जो बिहेवियर होता है कि सब कुछ हम बोलेंगे वही करना पड़ेगा, तो कभी ये चीज़ ना हो पूरी जियोपॉलिटिक्स में, ग्लोबल में या ग्लोब पे, तो उसको अपोज करने के लिए भी कहीं ना कहीं ये इस बार समिट में डिस्कशन होगा कि कोऑपरेशन रखा जाएगा जिससे एक पार्टी, एक कंट्री की डोमिनेंस ना हो, वो पूरी तरीके से हेजोमोनाइज ना कर ले। हेजोमोनाइज का बार बार देखो वर्ड इसलिए बोलो क्योंकि ये रिलेवेंट वर्ड है, कई बार आप लोग द हिंदू के आर्टिकल में हेजोमन पढ़ते हो, इसमें भी लिखा हुआ था, इसलिए मैंने आपके सामने रख दिया ये। ठीक है, मतलब सब कुछ एक इंसान अपने हाथ में रख ले। ठीक, तो ये है इसका पूरा, मैंने एससीओ समिट के बारे में आपको एक बेसिक इन्फो बता दी, क्या है, कैसे है, फोकस एरिया क्या है। अब मैं आपको एससीओ के बारे में बताता हूँ। 2001 में शंघाई 5 के साथ 1996 में इसका बोलते हैं ना, शंघाई 5 1996 में था और 2001 में वही शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बन गया। मेंबर्स देखे जाएं तो चाइना, रशिया, इंडिया, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान ये इसके मेंबर्स हैं। ऑब्जर्वर की बात की जाए तो अफगानिस्तान, बेलारूस, मंगोलिया, ईरान, ठीक है, ईरान जो है फुल टाइम मेंबर 23 में बन गया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बीजिंग चाइना में है। ऑब्जेक्टिव वही सेम चीज़ है, रीजनल सिक्योरिटी, टेररिज्म को काउंटर करना, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ह्यूमैनिटेरियन कोऑपरेशन और रीजनल स्टेबिलिटी को और अच्छे से प्रमोट करना। ठीक है, ये अपने मेंस आंसर राइटिंग में आप लिख सकते हो जब कभी एससीओ का आप ऑब्जेक्टिव लिख रहे हो। अब यहाँ पे एक बार आप देखोगे ये आर्टिकल नेट पे ऐसे दिखा था मुझे, तो आप इसको पढ़ सकते, किसी भी कोचिंग का हो, डजेंट मैटर। ठीक है, आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। तो आप देखोगे रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, चाइना, उज्बेकिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, इंडिया और आपका ये बेलारूस वाला जो पार्ट है, ये सारे क्या है, ये मैप पे मैंने आपके सामने शो कर दिया है। ठीक है, चलो अब देखते हैं इसकी की बॉडीज। तो इसमें एक आपकी हेड ऑफ द काउंसिल है जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है। फिर एक बॉडी है जिसके हम लोग रैट्स कहते हैं, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। ये ताशकंद उज्बेकिस्तान में इसका हेडक्वार्टर है, ध्यान रखिएगा। अगर देखा जाए एससीओ की इंपॉर्टेंस इंडिया के लिए क्या है, तो पहली बात तो सेंट्रल एशिया को कनेक्ट करने में मदद करता है, फिर काउंटर टेररिज्म में कोऑर्डिनेशन करने की मदद करता है। अगेन ये सारी मदद करता है लेकिन एक्चुअली में इन रियलिटी नहीं हो पाती। रिसेंटली आपने देखा होगा जब जयशंकर ने इस बात को रखा कि भैया हम डिस्कशन करेंगे किस चीज़ के ऊपर, जो सिंदूर ऑपरेशन हुआ, जो आपका पहलगाम में अटैक हुआ, उसके ऊपर डिस्कशन करें, लेकिन ये अवॉइड कर दिया गया। पाकिस्तान ने स्ट्रेट अवे इसके ऊपर मना कर दिया, चाइना ने भी उस चीज़ का सपोर्ट किया, भैया कोई डिस्कशन नहीं होगा इसके ऊपर। लेकिन अगर इंपॉर्टेंस बात की जाए, मतलब क्या इसके अंदर पोटेंशियल है एससीओ के अंदर, ये उसके ऊपर बोल रहा हूँ, तो अपॉर्चुनिटी देता है ट्रेड और एनर्जी कॉरिडोर के लिए। चाइना पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस को ये डिप्लोमेटिकली बैलेंस करने में मदद करता है, क्योंकि अभी कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जहाँ पे चाइना पाकिस्तान एक क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आए इंडिया के साथ और बात कर सके। चैलेंजेस देखे जाएँ तो ऑलरेडी इंडिया पाकिस्तान टेंशन, चाइना की डोमिनेंस और जो डिफर करते हैं पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट मेंबर्स के बीच में, ये भी कहीं ना कहीं चैलेंज है किसका, एससीओ का। 21 में क्वेश्चन आया था यूपीएससी में, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट
अबाउट शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अभी आपको खुद करना है, एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर इज लोकेटेड इन बीजिंग। अभी आपको बताया क्या बीजिंग में है? नहीं, इट इज इन उज्बेकिस्तान, तो ये गलत हो गया। इट इज एन इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन टू प्रमोट कोऑपरेशन इन ट्रेड, पॉलिटिक्स एंड कल्चर, तो 1 इज द राइट वन। ठीक है, बहुत सिंपल। अब आपको समझ में आ रहा होगा जो जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं उसको बताने के पीछे रीजन ये है क्योंकि उससे कनेक्टेड पीवाईक्यूज आए हुए हैं। ठीक है, फिर ये आपका CDS है, CSD नहीं, CDS 224 में क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग विद रिगार्ड टू शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन करेक्ट? द ऑफिशियल लैंग्वेज आर रशिया एंड चाइना। अगेन अब आपको ये सर्च करना है। ठीक है, SCO एंजॉय ऑब्जर्वर स्टेटस इन UN जनरल असेंबली। SCO कंसिस्ट ऑफ 30 मेंबर्स। ठीक है, ये कुछ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है, एक बार आप नेट पे डालिए, एक बार आप यहाँ पे अच्छे से पढ़ भी लेंगे ना तो आपको आइडिया लग जाएगा। एक बार दोबारा इसको देखेंगे, दोबारा पढ़िए, पढ़ के आपको अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्योंकि UPSC में और CDS में देखो क्वेश्चन बस ये होता है, टॉपिक थीम सेम रहेंगे, बस क्या होता है जो आपका CSC होता है सिविल सर्विसेज एग्जाम, उसके अंदर 1 स्टेप फर्दर जाके थोड़ी सी डिटेल और थोड़े सब्जेक्टिव नॉलेज रखते हैं, और जो आपका CDS रहता है उसमें स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन रखते हैं। ठीक है, इसलिए ये जरूरी हो जाता है आपको दोनों चीज जानना ठीक ठाक। फिर आपका 2017 UPPCS में आया हुआ सवाल, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट इन विच इंडिया वाज इंडक्टेड एज अ फुल मेंबर वाज हेल्ड एट, ये तो इसमें अस्ताना इज द राइट वन। ठीक है, अगेन आपको अभी ये सब चीजें नहीं पढ़नी, बस मैं शो कर रहा हूं SCO की इंपॉर्टेंस, तो कहीं भी SCO आप देखो तो जरूर हाईलाइट करना, UPSC के लिए जरूरी है वो। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे जो कि RSF ने अटैक किया। RSF मतलब क्या है? जो रैपिड सिक्योरिटी फोर्स है, उसने दारफुर में अटैक किया, और रैपिड सपोर्ट फोर्स। ठीक है, रैपिड सपोर्ट फोर्स, दारफुर एक एरिया है सूडान में। ठीक है, इससे क्या हुआ, 89 सिविलियंस मरे, और इसकी लोकेशन देखा जाए तो अल फशार सिटी में अबू शौक जो एक कैंप है वहां पे डिस्प्लेसमेंट हुआ, जमजम कैंप यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ। ध्यान रखना, इसको ध्यान रखना, अबू शौक साथ ही साथ जमजम कैंप और अल फशेर सिटी, तीनों के तीनों रेलेवेंट है क्योंकि सवाल आते हैं इससे। ठीक है, तो इसको जरूर लिख लीजिए। जो टारगेटिंग हुई है वो एथनिक हुई है, मतलब जो आपके जघावा ट्राइब के लोग हैं या फिर बेल्टी ट्राइब के लोग हैं उनको टारगेट किया गया है। जो यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर है ह्यूमन राइट्स के, उन्होंने इस अटैक को पूरी तरीके से कंडेम किया, कहा ये बहुत बड़ा वायलेशन है ह्यूमैनिटेरियन का। ठीक है, अब अगर सूडान की बात की जाए, अब सूडान की कैपिटल क्या है? खार्तूम है। ये आपका दारफुर रीजन देख रहे हो, ये जो एरिया दिख रहा है दारफुर रीजन है। अगर आप इसकी थोड़ी सी बॉर्डरिंग कंट्री से बात करो, ये देखिए नील रिवर जा रही है। ठीक है, ये आपका यहाँ पे कनेक्ट हो रही है, खार्तूम में कनेक्ट होकर ये निकल जा रही है। फिर आप अगर नोटिस करोगे इसकी बॉर्डरिंग इरिट्रिया, इथोपिया, केन्या, उगांडा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो वही है जहां पे वर्ल्ड का सबसे ज्यादा कोबाल्ट का रिजर्व है। इससे कनेक्टेड क्वेश्चन UPSC में आया हुआ है। मैं चाहता था एक और ऐड कर देता यहाँ पे, लेकिन अभी अचानक से देखिए कभी कभी क्वेश्चन याद आते हैं कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, तो जरूर ध्यान रखिएगा। ये तो केवल 17 क्वेश्चन यहाँ मैंने लिखे हैं, बट इससे ज्यादा भी क्वेश्चन हैं, तो अब जब मैं आपको बोल रहा हूँ तो सर्च करिएगा, बस इतना लिखो कोबाल्ट UPSC PYQ, बस इतना लिखो, आपको दिख जाएगा कि मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ। तो इस पे आया हुआ है सवाल। और फिर ये आपका सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, चड और लिबिया, ये सब क्या है? बॉर्डरिंग है। आप यहाँ पे बेसिक फैक्ट्स अगर सूडान के बारे में बताऊं, कैपिटल खार्तूम है, लोकेशन नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में है। ये एक बार वर्ल्ड मतलब अफ्रीका की लार्जेस्ट कंट्री थी जब तक साउथ सूडान स्प्लिट नहीं हो गया। इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है दैट इज अरेबिक। ठीक है, चलो अब साहिल रीजन भी काफी रेलेवेंट हो। साहिल रीजन देखा जाए तो 10 कंट्री जो कि अलग अलग डेमोग्राफी में है वो इंक्लूड होती हैं। कहाँ से? सूडान, इरिट्रिया, चड, निगर, माली, मॉरिटेनिया, सेनेगल, गैम्बिया और ग्यूनिया। तो ये सब क्या है? बुर्किना फासो भी इंक्लूड होता है इसमें। ठीक है, तो ये साहिल रीजन जनरली कहा जाता है। अब इसी से कनेक्टेड देखो UPSC 24 में सवाल आया, देयर इज इंस्टेबिलिटी एंड वर्सनिंग सिक्योरिटी सिचुएशन इन साहिल रीजन। मैं आपसे पूछ रहा हूँ हाँ या ना, अपने आप से सवाल पूछो कि ये एक स्टेटमेंट दिया है, तो अपने आप से पूछो क्या यहाँ पे इंस्टेबिलिटी है, हाँ या ना। तो ऐसे जब बोलोगे ना अपने आप से पूछोगे तो आप बोलेगा हाँ यार इंस्टेबिलिटी है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि जरूर यहाँ पे साहिल रीजन, यहाँ पे बोल दे मिडिल ईस्ट लिख दे, देयर इज, तो व्हाई नॉट, विल देयर नॉट बी एनी इंस्टेबिलिटी? आज के समय में इंस्टेबिलिटी कहाँ पे नहीं है? तो ये होती है आपको अपनी कॉमन सेंस का यूज करना। देयर हैव बीन मिलिट्री टेक ओवर्स, कूप इन सेवरल कंट्रीज ऑफ साहिल रीजन इन द रिसेंट पास। तो ऑब्वियसली आप नोटिस कर रहे होगे कितनी ज्यादा यहाँ पे पूरा का पूरा ये सब कितने जहाँ पे कूप्स हुए हैं, किस तरीके से मिलिट्री टेक ओवर्स हो रहे हैं। तो आपका क्या है? ये ए इज द राइट वन। आपने बुर्किना फासो वाला भी देखा होगा, जो एक मिलिट्री लीडर काफी सोशल मीडिया पे पॉपुलर होते रहते हैं,
तो मिलिट्री टेक ओवर इज वेरी नॉर्मल थिंग इन साहेल रीजन, तो ए इज द राइट वन। चलो, अब बॉर्डर्स अगर आप एक बार पढ़ लोगे, एक बार किसकी, सूडान की, इजिप्ट, इरिट्रिया, इथोपिया, साउथ सूडान, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, चाड, लीबिया, एक बार पढ़ लेना, क्योंकि ऐसे पूछ सकते हैं कि सूडान की बॉर्डरिंग कंट्रीज, क्योंकि क्वेश्चन पूछते हैं जो सी होता है उसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज पूछ लेते हैं। जैसे इस बार 25 में नॉर्थ सी के ऊपर सवाल था, नॉर्थ सी की बॉर्डरिंग कंट्रीज, तो रेड सी की बॉर्डरिंग कंट्रीज पूछी जा सकती है, इसलिए रेलेवेंट है। ठीक है, चलो फिर यूपी पीसीएस 24 में भी सवाल आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, खार्तूम, इथियोपिया। पहले देख के ही बता दो, तो यही बोल सकते हो खार्तूम कहाँ पे है, ये तो भाई साहब है सूडान में है, लेकिन क्या दे रखे हैं, इथियोपिया दे रखे हैं। तो पैटर्न पता लगता है कि भैया किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर यूपी पीसीएस 2017 में सवाल आया था, अगेन खार्तूम के ऊपर आया। देखिए मैं इसलिए हाईलाइट करता हूँ क्योंकि जितने पीसीएस एग्जाम्स होते हैं वो यूपीएससी के पैटर्न को ही फॉलो करते हैं। अगर कोई टॉपिक कहीं यूपीएससी में आया हुआ है तो पीसीएस में वो चीज़ दिखेगी, और इसका वाइसे वर्सा भी दिखता है, ऐसा नहीं है। बस वाइसे वर्सा में क्या होगा कि यूपीएससी में वो सवाल एज इट इज़ वन वर्ड में नहीं पूछेंगे, उसमें कुछ इन डिटेल लेके चले जाएंगे। जैसे साहेल रीजन देख रहे हो यहाँ पे, थोड़ा सब्जेक्टिव नॉलेज लेके चले गए। ठीक है, चलो जैसे खार्तूम, फिर आपका क्या है, ब्रज़विले, रोटरडाम, पेरिस, तो ये चीज़ आप देखोगे तो आपको पहले पता है, अभी मैंने आपको बताया कि खार्तूम में क्या हो रहा है। खार्तूम में यहाँ पे नील रिवर आके मिल जा रही है, मैंने आपको ऐसे फ्लो में बताया। अब देखिए उसी से क्वेश्चन दिख रहा है, तो खार्तूम में क्या है, नाइल है, तो A2 करके आप आसानी से बता सकते हैं। यूपीएससी 2022 में क्वेश्चन आया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, BDBD इज लार्ज रेफ्यूजी कैंप इन द नॉर्थ वेस्टर्न केन्या। फिर सम पीपल हु फ्लेड फ्रॉम साउथ सूडान सिविल वॉर, ये आपको ऑलरेडी पता है, साउथ सूडान के ऊपर ही हमारी बात हो रही है, सूडान के ऊपर डिस्कशन हो रहा है, तो ये रेलेवेंट है। वॉर इन BDBD, पहली बात तो कभी भी यूपीएससी में ये चीज़ लिखी हो कि दिस इज द लार्जेस्ट, दिस इज द स्मॉलेस्ट, तो थोड़े से ना अपने कान को खड़े कर लीजिएगा, क्योंकि चांसेस हो सकते हैं कि वो स्टेटमेंट गलत हो। ठीक है, तो रुकिए थोड़ा सा, इसको ऐसे बोलते ना, आप एस्ट्रिक लगाइए, फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़िए। तो ये तो सही है, क्यों सही है आप दिमाग सोचो। सम पीपल हु फ्लेड फ्रॉम साउथ सूडान सिविल वॉर लिव इन इंडिया, अगर ये लिखा होता, BDBD ना लिखा होता, इंडिया लिखा होता, क्या वो सही है? तब भी आप बोल सकते हो यस, लेकिन लिखा है सम ना। सम तो क्या एक लोग, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्या एक लोग भी साउथ सूडान से नहीं आए होंगे इंडिया में? क्या एक लोग भी कहीं नहीं गए होंगे? तो यूपीएससी ऐसे ही सवाल पूछता है, बहुत ही जनरल टर्म देगा, फिर वहां से आपको कहीं ना कहीं टेस्ट करने की कोशिश होगी, क्या आपको पता है ये बेसिक चीज़ें, नहीं पता। फिर सम पीपल हु फ्लेड फ्रॉम सिविल वॉर इन सोमालिया लिव इन ददाब रेफ्यूज कैंप इन केन्या। ठीक है, तो अब आपको मैंने रेफ्यूज कैंप यहाँ पे एक और बताया, ध्यान से रिपीट करिए उसको, जमजम कैंप, फिर आपका अबू शौक, फिर आपका अल फशेर कैंप, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो अब आते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल पे AI का यूज़ इंडियन जुडिशरी में, ये क्या है कॉन्टेक्स्ट। तो केरला हाई कोर्ट ने, बोलते हैं ना, अपनी पहली पॉलिसी AI यूज़ की जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में होती है, उस पे कहीं ना कहीं केरला गवर्नमेंट ने, सॉरी केरला हाई कोर्ट ने, ठीक है, केरला हाई कोर्ट ने अपनी पहली AI की पॉलिसी कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस की। उसमें क्या रखा था, इम्प्रूव किए जाएं 5 करोड़ पेंडिंग केसेस। जो पोटेंशियल बेनिफिट्स था वो ये था कि भैया ट्रांसलेशन बहुत फास्ट हो, जो आपका आइडेंटिफिकेशन हो वो चीज़ कहीं ना कहीं सही हो, ट्रांसक्रिप्शन सही ठीक ठाक हो, लीगल रिसर्च में सपोर्ट हो, ये कहीं ना कहीं पोटेंशियल बेनिफिट है, मतलब इतने फायदे हो सकते हैं। अब चैलेंजेस क्या हैं, अब चैलेंज, क्योंकि ये आर्टिकल कहीं ना कहीं चैलेंजेस के ऊपर था। चैलेंजेस ये था कि ट्रांसलेशन जो बेनिफिट है, बेनिफिट से कुछ, अगर कभी भी किसी चीज़ का बेनिफिट हो रहा है तो वो बेनिफिट एक चैलेंज भी ला सकता है। तो पहली चीज़ तो बोला ट्रांसलेशन फास्ट होगा, लेकिन वो ट्रांसलेशन फास्ट होगा तो कभी कभी ट्रांसलेशन गलत भी तो हो सकता है ना। जैसे एक छोटा सा बहुत ही फनी एग्जांपल है, एक लिखा लीव ग्रांटेड, ठीक है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, कोर्ट ने जज के पास पहुंचा, मान लो मैं एडवोकेट हूँ, एडवोकेट ने, मैं पहुंचा हूँ किसके पास, हाई कोर्ट के पास, तो वहाँ पे क्या हुआ, हाई कोर्ट ने कहा ठीक है लीव ग्रांटेड। अब लीव ग्रांटेड जुडिशियल टर्म में ये होता है भैया आपको हम ग्रांट कर रहे हैं, आप अपने केस की सुनवाई करो। अब अगर ये AI में डालोगे तो वहाँ पे बोल देगा आपको छुट्टी मिलती है, ठीक है, इमेजिन करो। तो मैं तो भाई छुट्टी मिल गई, मतलब छुट्टी मिल गई, मैं क्या मानूँ उस चीज़ को, अगर हिंदी में वो ट्रांसलेट करेगा। तो AI को अभी बेसिक मतलब नहीं पता है, तो उसी लिए सबसे पहले हमें जो हेलुसिनेशन फैब्रिकेशन होता है केसेस का, हमें उसी तरह से ट्रेन करना होगा, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आपको पता है कि जो आपके कोर्ट के टर्म्स होते हैं अक्सर बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो हमें वो आइडिया ढंग से नहीं होता है, और आइडिया ना होने के कारण क्या होता है,
हमें तो छोड़ो, एआई को अच्छे से आइडिया नहीं होता है। तो एआई तो नॉर्मल बेसिक इंग्लिश पे चलता है, लीव ग्रांटेड, जाओ भैया छुट्टी मिल गई आपको, लेकिन वो कोर्ट टर्म में जुडिशरी में एक अलग उसका मतलब होता है, ठीक है। तो ये एक चैलेंज है हमारे सामने। फिर जो सर्च इंजन की बाइज होती हैं, ये भी कभी कभी होता है, मतलब जिस सर्च इंजन का यूज करेंगे वो बाइज्ड होते हैं, तो जस्टिस का मतलब ये होता है अनबायस्ड होना, तो ये भी एक चैलेंज है। फिर डेटा एक्सेस, स्टोरेज, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को कैसे स्टोर करना है, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ठीक है। और फिर अभी भी पूरे के पूरे टूल्स पे हमारे पास प्राइमरी टूल्स नहीं है, अभी भी हम थर्ड पार्टी टूल्स पे रिलाय करते हैं। तो उससे ये चीज़ नहीं देखी जा सकती है कि जुडिशरी में बहुत अच्छे तरीके से एआई का यूज़ कर देंगे और फिर ये जो 5 करोड़ पेंडिंग केसेस हैं इनको पूरी तरीके से, एक बोलते हैं ना, हम रेक्टिफाई कर लेंगे या पूरी तरीके से सोल्यूशन मिल जाएगा इस चीज़ का। तो ये सारे क्या है, चैलेंजेस हैं। अब हम बात की जाए रिकमेंडेशन क्या है। पहली चीज़ तो एआई लिटरेसी होनी चाहिए, कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए, जजेस स्टाफ को ये पता होना चाहिए कि एआई क्या है, एआई को कैसे ट्रेन किया गया और एआई की लिमिटेशंस क्या है। जो भी एआई का यूज़ होगा वो पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, स्टैंडर्डाइज प्रोक्योरमेंट होना चाहिए, मतलब अगर कभी भी कहीं डेटा का यूज़ हो रहा है या थर्ड पार्टी टूल हो रहा है तो वो एक पूरी तरीके से स्टैंडर्ड लेवल पे होना चाहिए, ठीक है। टेक के ऑफिसर्स डेडिकेटेड होने चाहिए, ई कोड्स जो प्रोजेक्ट होता है अंडर ई कोड प्रोजेक्ट, उसमें ये चीज़ होनी चाहिए कि टेक ऑफिसर्स इस चीज़ को ओवरसी करें कि कभी कोई ट्रांसलेशन में तो गलती नहीं हो रही है या कभी कोई बेसिक फॉल्ट तो नहीं हो रही जिसकी वजह से जस्टिस में प्रॉब्लम हो जाए। क्योंकि ओवरऑल गोल क्या है, एआई सपोर्ट का जस्टिस डिलीवरी में इस तरीके से यूज़ करना जिससे लोगों को बहुत ही आसानी से कम समय में पूरी की पूरी जस्टिस मिल जाए, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है अमर्त्य सेन ने जो अपना व्यू दिया है माइग्रेशन पे और ग्लोबलाइजेशन पे। तो इनका कहना है कि भाई साहब माइग्रेशन करने से ये ग्लोबल प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा होती है। जब एक इंसान दूसरी जगह पे जाता है तो अपनी स्किल को लेके जाता है, फिर वहाँ से क्या होगा, वहाँ पे उस जगह का भी डेवलपमेंट होता है। एग्जाम्पल दिया जाए, जो ब्रह्मगुप्त की मैथमेटिक्स वर्क थी उसको अरेबिक में ट्रांसलेट किया गया मल्टीपल टाइम्स, इससे वहाँ पे क्या है डिफरेंट टाइप्स की मैथमेटिक्स बनना स्टार्ट हुई। फिर माइग्रेशन से फूड का एनरिचमेंट होता है, म्यूजिक और कल्चर का एनरिचमेंट होता है। क्योंकि अगर एक लेट्स छोटा सा एग्जांपल दें कि अगर आप अभी लंदन जाओगे तो वहाँ पे जाके लंदन में घुल मिल तो नहीं जाओगे, आप अपने ट्रेडिशन को लेके जाओगे तो वहाँ के लोग आपको देखेंगे। आपने फूड बनाओगे तो लोगों को पसंद आएगा या नहीं आएगा, दैट डिपेंड्स, ठीक है। लेकिन पॉइंट क्या होता है, माइग्रेशन के इम्पैक्ट क्या क्या होते हैं, तो इसको आप अपने मेंस में लिख सकते हैं। अभी ये करंट इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि रिसेंटली हम लोग देख रहे हैं कि जो वेस्ट बंगाल के वर्कर्स हैं, बिहार के वर्कर्स साउथ में जाते हैं या यूपी के वर्कर्स जाते हैं कहीं पे, तो वहाँ पे लैंग्वेज डिवाइड बहुत ज़्यादा है। तो कह रहे हैं नहीं कन्नड़ा बोलो, नहीं मराठी बोलो, नहीं ये सारी चीज़ें बोलो। तो कहीं ना कहीं माइग्रेशन के ऊपर एक इन्वर्स इम्पैक्ट है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं क्या करेगी, अगर ब्रॉडर लेवल पे देखिए तो ग्लोबलाइजेशन पे एक निगेटिव इम्पैक्ट भी लेके आएगी। क्योंकि अब अगर ये चीज़ ढंग से नहीं होगी, मतलब अगर प्रॉपर माइग्रेशनल पॉलिसीज़ नहीं बनेगी, अगर जो पॉलिटिकल अच्छे तरीके से, एक बोलते हैं ना, मीटिंग्स नहीं होंगी पॉलिटिकल लेवल पे कि भैया अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में लोग जा रहे हैं तो उनको सेफ एंड ऑर्डरली माइग्रेशन होना चाहिए, उनका माइग्रेशन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कभी कोई दूसरे स्टेट में है तो वहाँ पे उनके राइट्स क्या हैं, उनको एकदम ना ऐसा नहीं फील होना चाहिए कि भैया हम कौन से देश में आ गए, वो स्टेट में ही है जब ऑलरेडी, जिससे इक्वालिटी, डाइवर्सिटी, डिस्क्रिमिनेशन अवॉइड हो सके बेस्ड ऑन कास्ट, क्लास, लैंग्वेज, रिलीजन, जेंडर, इस सब के अकॉर्डिंग डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ठीक है। तो ये बेसिक एक मतलब था, छोटा सा आर्टिकल था। अब इसमें मैं आपको समझाता हूँ माइग्रेशन के टाइप्स। माइग्रेशन मतलब पता है, जब एक लोग दूसरी जगह पे जाते हैं, मान लो ए जगह है और बी जगह पे जा रहे हैं, तो एक इंटरनल माइग्रेशन होता है। जब इंडिया के अंदर ही माइग्रेशन हो तो उसे हम लोग इंटरनल कहते हैं। इंटरनेशनल अगेन जब एक देश से दूसरे देश जाया जाए। फोर्स माइग्रेशन जो कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जाया जाए, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, जैसे अभी आपको मैंने बीडी कैंप के बारे में बताया, ठीक है, जो सूडान में हो रहा है, तो वहां पे क्या माइग्रेट करना चाह रहे हैं, आंसर इज नहीं, बट ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट उन्हें माइग्रेट करना पड़ रहा है। एक होता है वॉलंटरी माइग्रेशन, वो सोचते हैं भैया चलो अब हम थोड़ी बेटर लाइवलीहुड के लिए, एजुकेशन, मैरिज, लाइफस्टाइल के लिए हम खुद से माइग्रेट करते हैं, ठीक है। इंटरनल माइग्रेशन जनरली रूरल टू अर्बन होता है, रीजन जॉब, एजुकेशन होता है जनरली। अब ये सारी चीज़ें आपको एक बार सिर्फ पढ़ लेनी है और पढ़ने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा ये सब यूज़ कैसे करना है अपने आंसर में, ठीक है। चलो अब आते हैं चैलेंजेस क्या है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में माइग्रेशन का। पहली बात तो अर्बन ओवरक्राउडिंग हो रही है, स्लम्स बढ़ रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे प्रेशर पड़ रहा है। एग्जांपल आपने ऑलरेडी देखा है, मुंबई का धारावी एरिया देखा जाए, दिल्ली में कितने सारे स्लम एरियाज हैं। क्यों? क्योंकि गाँव से लोग चले जा रहे हैं तो ओवरक्राउडिंग बढ़ रही है, एक्सप्लॉयटेशन बढ़ रहा है, लो वेजेस पे काम हो रहा है, सोशल सिक्योरिटी नहीं है ढंग से, ठीक है। कल्चरल क्लैशेस और बढ़ रहे हैं, माइग्रेंट्स पे अटैक हो रहा है, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं है, ब्रेन ड्रेन भी हो रहा है, स्किल्ड बोलते हैं ना, जो आपके स्किल्ड
वर्कफोर्स है वो अगर एक जहाँ से दूसरी जहाँ जाएगी, अगर इंटरनल माइग्रेशन है तब तो ठीक है, अगर वो इंटरनेशनल माइग्रेशन है तो ब्रेन ड्रेन भी तो होगा ना, एक जहाँ की जो स्किल सेट है वो दूसरे देश में जा रहा है, तो हमने वो लूज कर दिया टैलेंट। ठीक है, तो ये सब क्या है, चैलेंजेस है। बेनिफिट्स क्या है माइग्रेशन का, वही सेम चीज होती है, लेबर सप्लाई इंडस्ट्री में होती है, रूरल इकोनॉमी कहीं ना कहीं बूस्ट होती है, क्योंकि अगर एक इंसान गांव से शहर जाएगा और शहर से गांव में पैसा भी तो भेजेगा ना, तो रूरल में इकोनॉमी बढ़ेगी। फिर कल्चरल एक्सचेंज होता है, डाइवर्सिटी होती है, रूरल एम्प्लॉयमेंट कम होता है, अर्बनाइजेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती है इन सबसे। ठीक है, मैंने आपको चैलेंज बताया माइग्रेशन का, फिर माइग्रेशन के बेनिफिट्स बताए। अब मैं आपको बताता हूं ग्लोबल कंपैक्ट फॉर माइग्रेशन, क्योंकि माइग्रेशन एक इंटरनेशनल इशू है, तो क्या इसमें कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट है या नहीं है, तो यस बिल्कुल है, जिसे हम लोग कहते हैं ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर माइग्रेशन। यूनाइटेड नेशन एग्रीमेंट है 2018 का, ये पहला इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट है, ये एक फ्रेमवर्क है जो इंटरनेशनल माइग्रेशन को हैंडल करता है। अगर इंटरनल माइग्रेशन देखी जाए वो तो इंडिया खुद देख लेगा, लेकिन अगर इंडिया के लोग जर्मनी जा रहे हैं, इंडिया के लोग ईरान जा रहे हैं, तब कैसे देखेंगे, तो वहां पे इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट जो है वो काम आता है। ठीक है, ये जो है नॉन बाइंडिंग है, नेशनल सॉवरेनिटी को मेंटेन करता है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है सेफ, ऑर्डरली और रेगुलर माइग्रेशन ढंग से हो। ठीक है, ये इनका वो होता है ऑब्जेक्टिव। देखा जाए तो जो बोलते हैं ना एडवर्स ड्राइवर होते हैं माइग्रेशन के, जैसे पॉवर्टी, कॉन्फ्लिक्ट, ये सब कम हो, फिर जो लीगल माइग्रेशन के पाथवेज हों वो बढ़ें, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को कॉम्बैट किया जाए, माइग्रेंट्स के राइट को अच्छे तरीके से उन्हें प्रोवाइड किया जाए, स्किल रिकॉग्निशन को प्रमोट किया जाए जिससे इंटीग्रेट हो सके एक देश दूसरे देश से, और एक दूसरे में कहीं ना कहीं ट्रेड रूट से ही नहीं बल्कि जो आपकी सॉफ्ट पावर स्किल एक्सचेंज हो रही है वो भी बेनिफिट दे सके। ठीक है, अब इसमें चैलेंजेस क्या हैं, अब चैलेंजेस इन द सेंस ये जो ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर माइग्रेशन है इसके चैलेंजेस क्या हैं, वही सेम चीज़ है कि अक्सर नेशनल इंटरेस्ट और ग्लोबल कोऑपरेशन उतने अच्छे से नहीं हो पाता। देश कुछ चाह रहा है लेकिन ग्लोबल कोऑपरेशन एक्सपेक्ट कर रहा है भैया अगर आपके यहाँ माइग्रेशन हो रहा है तो होने दो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं नेशनल इंटरेस्ट को। डेटा बहुत ढंग से नहीं है। अगर हम इसके थोड़ा सा बोलते हैं ना, अगर इंडिया के रेफरेंस में बात की जाए तो इलीगल इमिग्रेशन, फिर रोहिंग्या इनफ्लक्स, बॉर्डर सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी एक डिमांड है जो हमें ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में मेंटेन करनी पड़ेगी, बैलेंस करनी पड़ेगी, क्योंकि हम सिग्नेटरीज हैं उसके। बेनिफिट देखे जाएं किसके, ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर माइग्रेशन के, तो इंटरनेशनल कोऑपरेशन एनहांस होता है, जो आपका इरेगुलर माइग्रेशन है वो कम होता है, स्किल की मोबिलिटी एनकरेज होती है, जब एक इंसान दूसरे जगह जाता है ह्यूमन राइट का प्रोटेक्शन बढ़ता है माइग्रेंट्स का। ठीक है, चलो यूपीएससी 23 में क्वेश्चन आया हुआ था, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, रिसेंटली ऑल द कंट्रीज ऑफ यूएन हैव अडॉप्टेड फर्स्ट एवर कॉम्पैक्ट फॉर इंटरनेशनल माइग्रेशन, द ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर सेफ ऑर्डरली माइग्रेशन, जीसीएम। अब आपको समझ में आया मैंने जीसीएम क्यों समझाया, दिस इज द रीजन, क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ है। तो ऑल द कंट्रीज ने अडॉप्ट कर लिया, आंसर इज नहीं। द ऑब्जेक्टिव एंड कमिटमेंट स्टेटेड इन जीसीएम आर बाइंडिंग, मैंने आपको अभी तो समझाया, क्या बाइंडिंग है, पढ़ो यहाँ पे क्या लिखा है, वेयर डिड इट गो, दिस वन, दिस इज नॉन बाइंडिंग। ठीक है, अभी ऑलरेडी बताया, तो ये आपका नॉन बाइंडिंग है। जीसीएम एड्रेसेस इंटरनल माइग्रेशन और इंटरनल डिस्प्लेस्ड पीपल आल्सो इन इट्स ऑब्जेक्टिव। आप खुद सोच के देखो, क्या इसमें इंटरनल माइग्रेशन और इंटरनल डिस्प्लेस्ड पीपल भी इंक्लूड होंगे अपने कमिटमेंट में? आप अपने दिमाग जब लगाओगे तो आपको समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर सेफ, ऑर्डरली एंड रेगुलर माइग्रेशन की बात हो रही है। ठीक है, तो अगर यहाँ बात हो रही है ग्लोबल कॉम्पैक्ट की, तो उस रेफरेंस में अगर आपको आंसर करना है क्या इंटरनली डिस्प्लेस्ड लोगों को भी इंक्लूड किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, तब आपको समझ में आएगा कि ऐसा नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं है इंक्लूड किया जाएगा। इस क्वेश्चन के ऊपर रिप्रेजेंटेशन भी आए हुए थे कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, बट में अक्सर इसमें कॉन्ट्रडिक्शन भी होता है, बट यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट इट। आप सिर्फ और सिर्फ एक बार जीसीएम को दोबारा से पढ़िए, पढ़ने के बाद आपको अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा। आपको एक और काम करना है, जीसीएम को इंटरनेट पे सर्च करिए। ठीक है, सर्च करने के बाद आप ये डालिए कौन कौन से चैलेंजेस हैं, और ये चैलेंजेस पढ़ने के बाद आपको कनेक्ट करना है जो मैंने अभी सूडान के कॉन्टेक्स्ट में बताया। फिर आप क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करो कि सूडान के रेफरेंस में जीसीएम का क्या रोल हो सकता है, तब वहाँ पे आप बोलोगे कि जीसीएम क्या है, ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर माइग्रेशन है। तो इस तरीके से आप इंटर कनेक्ट कर पाएंगे टॉपिक को अच्छी तरीके से। अगेन मैं बोलता हूँ, टॉपिक केवल आप करंट इवेंट से मत पढ़िए, टॉपिक को आप इस तरीके से पढ़िए जिससे आप उसकी करंट इन्फॉर्मेशन को स्टैटिक से कनेक्ट कर सकें, स्टैटिक से आप पीवाईक्यू से कनेक्ट कर सकें, तब आपकी बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन हो पाएगी। आई होप आपको मदद मिली होगी इस वीडियो से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।